सिंगापुर के मशहूर पाकिस्तानी नयाब जहाज़रान अब्दुल लतीफ़ सिद्दीकी से मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। फैमिली के हमरा इस्तकबाल किया। अपार्टमेंट से बाहर का नज़ारा बहुत दिलफरेब है। सिंगापुर के रिहायशी इलाकों में भी हर तरफ सब्जा ही सब्जा है। दुनिया में वाहिद पाकिस्तानी हैं जो जहाज़ रानी मैनेजमेंट कंपनी के सरबराह हैं। आपकी कंपनी कितने समुद्री जहाज़ों का निज़ाम चलाती है? इस वक्त हम लोग 20 जहाज़ देख रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि वाहिद पाकिस्तानी कंपनी है जो 20 जहाज़ मैनेज कर रही है और उसमें पाकिस्तानियों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रही है। आपके ग्रुप का नाम ग्लोबल रेडियंस ग्रुप है। इतना मुश्किल नाम रखने की वजह क्या है? ग्लोबल रेडियंस रखने की वजह असल में वालदा की दुआ है और हमेशा बचपन से वो कहती थी दूर दुनिया का तेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह तेरे चमकने से उजाला हो जाए। तो उसी हवाले से मैंने नाम यही सोचा मुनासिब और अल्लाह का शुक्र है वी आर ग्लोइंग ग्लोबली। 1979 में शोबाए जहाज़ रानी से मुंसलिक हुए, मैरीन इंजीनियर बने और तरक्की करते करते फ्लीट डायरेक्टर के ओहदे पर पहुंचे। फिर आप जहाज़रान मैनेजमेंट कंपनी के मालिक हैं। ये बताइए कि ये शोबा क्या वाकई बहुत मुनाफा बख्श है या सिर्फ तासुर है? मैंने ये काम शुरू किया अपने वालिद की हिदायत पे, उनकी ख्वाहिश पे, और कभी भी ज़िंदगी में पैसे के पीछे भागने की कोशिश नहीं की। हमारा अभी भी जो काम है वो हाउ टू सर्व ह्यूमैनिटी, लोगों की मदद करना, जॉब क्रिएट करना, और अल्लाह का शुक्र है मुनाफा भी है। कितना मुनाफा है बाकी शोबों के मुकाबले? ये बहुत रिवॉर्डिंग है ये जॉब, ख़ास तौर से पाकिस्तान और हमारे एशियन रीजन में, जहाँ पे डॉलर्स में सैलरी होती है और रुपए में घर का खर्च चलता है। तो एक आदमी जहाज़ पे जब कमाता है उसको अगर $1000 भी उसकी सैलरी होती है तो पाकिस्तान में 1.5 लाख रुपए उसके, जो कि सबसे लोएस्ट कैटेगरी में जहाज़ पे जॉब है, वो उसकी तनख्वाह तकरीबन $1000 होती है। पाकिस्तान हर महीने $500,000 जो है वो रिमिट करते हैं लोगों की सैलरीज़ की सूरत में और अपने ऑफिस के वहाँ के अखराजात की सूरत में। तो ये मुल्क का भी फ़ायदा है और लोगों का भी फ़ायदा है। सिंगापुर में आपकी शिपिंग मैनेजमेंट कंपनी की रेटिंग क्या है? कितने असासे हैं? जहाज़ के डिटेंशन रेट और दूसरी परफॉर्मेंस वाइज तो माशाल्लाह वी आर वन ऑफ द टॉप। और कितने असासे हैं आपके? हमारा एनुअल टर्नओवर अबाउट 10 मिलियन है। $10 मिलियन? जी जी बिल्कुल। आपके ग्रुप में कितने लोग काम करते हैं? उनमें से पाकिस्तानी कितने हैं और इनकी तनख्वाहें कितनी कितनी हैं? हमारे ग्रुप में अगर आप टोटल अफराद की बात करेंगे तकरीबन 400 से 500 पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। तनख्वाहें उनकी $12,000 से लेके और डाउनवर्ड्स $1,000 तक हैं। ऑफिस के स्टाफ की बात करेंगे तो वो माशाल्लाह 40 स्टाफ काम कर रहा है। कंपनी के दफातर कहाँ कहाँ हैं? इस वक्त पाकिस्तान में सिंगापुर में हेड ऑफिस है, हमारा दोहा में कंपनी है, बांग्लादेश में है, फ़िलिपीन में, ऑस्ट्रेलिया में। 30 सालों से जहाज़ रानी के शोबे में काम कर रहे हैं। दुनिया भर में जहाज़ रानी तरक्की कर रही है, पाकिस्तान में ज़वाल का शिकार है। इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान में ज़वाल की सबसे बड़ी वजह तो नेशनलाइजेशन थी, उसके बाद से डाउनफॉल शुरू हो गया और अनफॉर्चुनेटली हमारी शिपिंग पॉलिसीज़ कभी भी सही नहीं बनी। आप ज़ाती तौर पर 20 जहाज़ों की मैनेजमेंट चला रहे हैं। पाकिस्तान की जो सरकारी जहाज़ रां कंपनी है नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, वो कितने जहाज़ चला रही है? वो इस वक्त 10 से 12 जहाज़ हैं और उनका स्टाफ 1000 है। वो 1000 स्टाफ के साथ 10 जहाज़ चला रहे हैं और आप 40 अफराद के साथ 20 जहाज़ चला रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इस तरीके से तरक्की कैसे हो सकती है? सिंगापुर में औसत उम्र 83 साल है। हर शख्स फिट रहने की कोशिश करता है। रोजाना एक्सरसाइज करना उनका मामूल है।
जहाज रान की तो बहुत सारी उम्र समुंदर में गुजरती है। आम आदमी और जहाज रान की ज़िंदगी में कितना फ़र्क होता है? अब तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया है। पहले आज से 40 साल पहले मुख्तलिफ होती थी। अब तो इंटरनेट फैसिलिटीज़ हैं और जहाज़ पे जिम मौजूद होते हैं। पहले क्या फ़र्क होता था? पहले जहाज़ पे अब जैसे टीवी और वीडियोस की फैसिलिटीज़ हैं, इंटरनेट फैसिलिटीज़ हैं, वो पहले नहीं होती थी। पहले जहाज़ से मैसेज जाने में ही बहुत टाइम लग जाता था और बहुत एक्सपेंसिव कम्युनिकेशन होती थी। तो आप कट जाते थे, अगर आप एक महीना समुद्री जहाज़ में हैं तो आप बाकी दुनिया से कट जाते थे। ख़तों का इंतज़ार होता था कि जहाज़ जब पोर्ट में लगता था, ख़त आते थे अपने प्यारों के, तो आदमी दोस्तों के ख़त पढ़ के जो तो ख़बर मिलती थी, या जहाज़ से फ़ोन कर सकते थे, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होता था। लेकिन अब तो फेसबुक, इंटरनेट सब सारे जहाज़ पे मुस्तकिल मौजूद है। इंटरनेट, वाईफाई मौजूद होता है। समुद्र के अंदर भी इंटरनेट चलता है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब तो ये सब जिसे कहते हैं ना कि जहाज़ पे सीमेंस जाने से पूछता है कि आपके जहाज़ पे वाईफाई है या नहीं है। तो आप एक्सरसाइज कब से कर रहे हैं और क्या इससे बीमारियों से बंदा महफूज हो जाता है एक्सरसाइज करने से? खाने पीने का शौक़ हमेशा से रहा और एक्सरसाइज भी की, लेकिन ये जब 2011 में हार्ट अटैक हुआ मुझे, उसके बाद से रेगुलर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। तो अब आप कौन सी ऐसी एहतियात रखते हैं जिसकी वजह से, ताकि दोबारा आपको दिल का दौरा ना पड़े, दिल की तकलीफ़ ना हो? खाने पीने में एहतियात और एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज। क्या आप अंग्रेज़ी एलोपैथिक अद्वियात से ठीक हुए हैं या कुछ और आपने इस्तेमाल किया? मैं, हमारी बेगम डॉक्टर हैं, तो एलोपैथिक अद्वियात को तो छोड़ नहीं सकते। जी जी। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजवा खजूर के बारे में बताया है, वो मेरा डेली का रूटीन है। और मैं सुबह अजवा खजूर का सफ़ूफ जो है वो, और सिनेमम पाउडर, ये तमाम चीज़ें भी जो हैं तो वो भी लेता हूँ। और उसका बहुत ही मौज़ाना, जिसे कहते हैं ना कि इंकिशाफ हुआ है कि जब मेरा हार्ट का स्कैन हुआ अभी रिसेंटली, तो उन्होंने बताया कि आपके हार्ट में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, जो पहले डैमेज हुआ तो वो भी नहीं है। क्या इसकी वजह क्या समझते हैं? मैं तो यही समझता हूँ कि अजवा खजूर की इस्तेमाल से जो है तो अल्लाह ताला ने ये शिफा दी है। यारे गैर में बसे 30 साल से ज़ायद हो चुके, अब तो सिंगापुरियन हो चुके हैं। पाकिस्तान की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा याद आती है? अपने रिश्तेदार, अपनी ज़मीन, ये इंसान कभी भूल नहीं सकता। वालिदैन रहे नहीं, लेकिन बहन भाई, उनकी औलादें, दोस्त, सब चीज़ें याद आती हैं। इंसान जितनी भी तरक्की कर जाए, वालिदैन से मोहब्बत तो उसी तरह बरकरार रहती है, बल्कि बढ़ जाती है। आप जब यहाँ आ गए तो वालिदैन के साथ आपका कितना राब्ता रहा, कैसा ताल्लुक़ रहा? मेरे आने के कुछ अरसे बाद मेरे वालिद साहब का तो इंतकाल हो गया। उसके बाद वालिदा को मुस्तकिल मैं यहाँ पे बुलाता रहा, वो हमारे साथ रहीं। तो कोशिश करते थे कि किसी न किसी तरीके से वालिदा से राब्ता रहे, बल्कि मेरी तो ये रूटीन थी कि मैं दिन में एक दफ़ा कम से कम अपनी वालिदा से ज़रूर फ़ोन पे बात करता था, स्काइप पे बात करता था। वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो उन्हें बच्चों की और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो भी बच्चे बन जाते हैं। तो आपने अपनी वालिदा का किस तरह से ख्याल किया? वालिदा की ख्वाहिश के मुताबिक उनको खुश रखने के लिए कि किसी तरीके से वालिदा खुश रहें, मैंने घर उनके नाम से लिया, उनका नाम लिखवाया। घर के बाहर उनका नाम? घर के बाहर भी लिखवाया और घर के अंदर भी लिखवाया कि जहाँ वो, घर के बाहर तो वो हर वक्त देख नहीं पाएंगी, तो जहाँ वो नहा के और धूप सेकने के लिए बैठती थी, तो वहाँ पे उनकी नाम की तख्ती लगवाई ताकि जब नज़र पड़ेगी तो दुआ मेरे लिए निकलेगी। फिर उनको, क्योंकि उनके चलना फिरना मुश्किल था, तो उनके लिए घर में लिफ्ट लगवाई। तो वालिदा का यही था कि बहुत दुआएं थे, जो कुछ भी हैं उनकी दुआओं के सदक़े में वी आर नथिंग।
इंसान बहुत बेबस है। मैं यही समझता हूँ, मेरी यही सबसे इल्तिजा है कि वालिदैन की खिदमत करें। आपकी वालदा बचपन में आपको किस नाम से पुकारती थी? वालिदा प्यार में लट्टू कहती थी। अब तो लट्टू कहने वाला कोई नहीं। शिपयार्ड में खड़े जहाज का मुआयना करने आए। शिपयार्ड में बैरी जहाजों की मेंटेनेंस का काम जारी था। आपके जहाज़ों में से एक आजकल यहाँ मुरम्मत के लिए खड़ा है। ये जानवरों की ट्रांसपोर्ट के लिए, इस पे कितने जानवर आ जाते हैं? इस पे तो 2000 कैटल्स आते हैं, लेकिन हमारे पास जो दूसरे जहाज़ हैं उसमें 22,000 कैटल हैं, और उसी जहाज़ पे अगर हम शीप लोड करते हैं तो 75,000 शीप्स लेके जाते हैं। 75,000 शीप एक दफ़ा लेके जाते हैं? जी बिल्कुल, उसमें 10 लेवल्स पे वो जहाज़ पे कार्गो रखते हैं। और इसमें कितनी मंजिलें हैं? इसमें 4। ये छोटा जहाज? जी छोटा जहाज़ है, ये सबसे छोटा है। और इसके अलावा दूसरे जहाज़ हैं उस पर 3,500 कैटल्स भी आते हैं, 2,500 कैटल्स भी आते हैं। इस तरीके से जो 70,000 जिस पे 75,000 शीप जाते हैं उसमें तकरीबन 70 लोग हैं जो उनकी देखभाल के लिए रहते हैं जहाज़ पे। इस छोटे जहाज़ की कितनी कीमत है आलमी मार्केट में, और जो आपका सबसे बड़ा जहाज़ है उसकी अंदाज़न कितनी कीमत है? लाइफ स्टॉक शिप्स जो हैं वो ज़रा ज़्यादा महंगे होते हैं दूसरे जहाज़ों के मुकाबले में। उसमें जो इक्विपमेंट्स लगे होते हैं जानवरों की वेलफेयर के लिए, और जो हमारा सबसे बड़ा जहाज़ है वो तकरीबन 100 मिलियन का है। $100 मिलियन का? जी जी जी। और ये तकरीबन 20 मिलियन का। एक जहाज़ जो बंदरगाह पर लंगर अंदाज होता है, उस पर अंदाजन रोज़ाना कितना खर्चा आ जाता है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जहाज़ पे सबसे बड़ा ख़र्चा जो है वो क्रू का होता है। जानवरों की देखभाल के लिए या जहाज़ पे जो भी अमला होता है, तो किसी भी जहाज़ की जो कॉस्ट होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, उसमें 2/3 उसका एक्सपेंसेस जो हैं वो क्रू में का ख़र्चा होता है। और जो हमारा बड़ा जहाज़ है उसकी तकरीबन 16,000 पर डे की कॉस्ट है। $16,000 पर डे की कॉस्ट है, और उसमें से 2/3 समझ लें आप लोगों की सैलरीज और उनकी लुक आफ्टर। जहाज़ चलाने में ज़ाहिर है ईंधन, पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल होता है, तो पर माइल या पर नॉट ये कितना खर्च जो है वो करता है जहाज़? जो बड़ा जहाज़ है हमारा उसमें तकरीबन 50 टन पर डे का फ्यूल लगता है। जो नई रिक्वायरमेंट आई है लो सल्फ़र की, उसकी वजह से इसकी फ्यूल की कीमत और बढ़ गई। ये कैप्टन का केबिन है, नेविगेशन यहाँ से जहाज का कंट्रोल होता है। आप ये बताएंगे इतने सारे रंग बिरंगे कपड़े क्या है, इनका क्या मतलब? ये फ्लैग्स हैं, नेशनल फ्लैग्स हैं। जहाज जब किसी भी पोर्ट में जाता है तो उस कंट्री का फ्लैग फ्लाई करते हैं। अच्छा, ये जरूरी होता है? जी जी ज़रूरी होते हैं। जापान, ये अब जापान का झंडा? जी जी बिल्कुल। अगर जहाज जापान जाएगा तो फिर ये फ्लैग ऊपर करेंगे, और फ्लैग और रजिस्ट्री जहाँ जिस कंट्री में जहाज रजिस्टर्ड होता है उसका कभी फ्लैग हमेशा वो फ्लाई करता है। जहाज की जो डायरेक्शन है, सिमत है, कैसे उसका को समझा जाता है? ये रेडार्स हैं, एक्डिस है जो जहाज की इनके लिए नेविगेशन के पर्पज के लिए यूज़ करते हैं। इनकी प्लानिंग होती है कि किस कंट्री जाना है, उसके लिए पूरी पैसेज प्लानिंग होती है, सारे चार्ट्स होते हैं। उसके हिसाब से कैप्टन जो है वो पैसेज प्लानिंग को देखते हैं, फिर ये इससे उसकी डायरेक्शन, स्पीड, और देखते हैं कि दूसरे जहाज़ कितने करीब हैं। ये सब इस पर रेडार्स पे सब आते हैं। नए सिस्टम में एक्डिस इलेक्ट्रॉनिक चार्ट्स आ गए हैं सब। अब इलेक्ट्रॉनिक चार्ट्स के जरिए चलता है जहाज? जी जी। कितनी स्पीड है इस जहाज की? The maximum speed is
13 knots. 30 knots. 30 knots. Yeah. So it's 1 nautical mile is Equal to 1.82 kilometers. अपनी कंपनी ग्लोबल रिलायंस ग्रुप ऑफ मैरीटाइम के हेड ऑफिस आए। सिंगापुर में हर बिल्डिंग में दाखिले से पहले हर शख्स का टेम्परेचर चेक किया जाता है। इनके भाई तारक सिद्दीकी ग्लोबल रेडियंस पाकिस्तान के एमडी हैं। दफ्तर आए। पाकिस्तान में डैम की तामीर के हवाले से आपने वज़ीर आज़म इमरान खान को डैम फंड की मद में $1 लाख का अतिया दिया। क्या अपने इस जज्बा इसार का नतीजा निकलते हुए देखते हैं? सो सवाल आपका बहुत बहुत अच्छा है। इसमें सबसे पहले तो ये बताऊं कि हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला हमारी नीयत का सिला हमें देगा। तो सबसे पहले नीयत हमारी अच्छी है, सिंसियर है। पाकिस्तान में जो पानी की किल्लत और जो आगे उससे प्रॉब्लम्स हैं उसको देखते हुए इससे बड़ी नेकी नहीं है कि हम इस मद में काम करें। जब चीफ़ जस्टिस और इमरान खान साहब ने इस सिलसिले में मदद मांगी तो हमारी तरफ से यही कोशिश थी कि हम इससे बेहतर वज़ीर आज़म शायद हमें ना मिले। तो उस जज्बे के तहत हमने अपना काम किया। अब क्या हो रहा है वो आप लोगों के भी सामने है। अभी तक कोई नताइज सामने नहीं आए हैं, उसकी कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन हम ही समझते हैं कि हमने अपना काम कर दिया। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें उसका सिला ज़रूर देगा, इस दुनिया में और आखिरत में भी। आपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ये पेशकश भी की कि आप $2 बिलियन की सरमायाकारी से पाकिस्तान के लिए 50 बहरी जहाज़ चलाना चाहते हैं। इस हवाले से अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? पाकिस्तान में इस वक्त 50 नहीं बल्कि 100 बहरी जहाज़ों की ज़रूरत है। शिपिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा वैक्यूम है जिसमें सी फेयरर्स की ग्रोथ नहीं हो रही है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो भी इदारे इस सिलसिले में काम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को उन को देखने की ज़रूरत है कि इसमें 1.5 साल हो गया है हुकूमत उनको मिले हुए, उसके बाद से अभी तक क्यों पेशरफ्त नहीं हुई है और क्या करना चाहिए। जब बाहर से लोग जा रहे हैं उनको अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, उनको वेलकम नहीं किया जा रहा है, तो फिर ये सारी बातें तो किताबी बातें रह जाएंगी। हमारी नॉलेज में आया है कि वो शिपिंग पॉलिसी रिवाइव कर रहे हैं। उसमें बहुत से बज़ाहिर देखने में अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं, रिलैक्सेशन भी दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन के हवाले से। लेकिन जो जहाँ तक मैंने सुना है अभी तक वो चीज़ पॉलिसी रिटन में नहीं देखने को मिली है कि फ्रेट जहाज़ का वो रुपए में मिलेगा। ये जितने भी मेरे इस इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े टाइकून्स हैं उनसे मेरी बातचीत हुई तो सब हंसते हैं इस पर। मुझे अफसोस होता है कि मतलब पाकिस्तान में ये जो लोग करने जा रहे हैं उनको क्या मालूम नहीं है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छे तरीके से मालूम है उनको। वही है जो हमारी शिप एयरलाइन के सेक्टर्स बेचते रहे और उसके बाद दूसरी एयरलाइंस वहाँ से पैसेंजर उठाते हैं। दूसरी एयरलाइंस कैसे कामयाब हैं? ऐसे दूसरी शिपिंग जाइंट्स कैसे पाकिस्तान का कार्गो लेके जा रहे हैं? क्यों हम अपनी इंडस्ट्री को नहीं रिवाइव कर सकते? ये तो क्या हर्ज क्या है अगर रुपए में देंगे तो? जहाज़ डॉलर में ख़रीदा जाता है, जहाज़ का तेल डॉलर में ख़रीदते हैं, लोगों की सैलरीज, उसके स्पेयर पार्ट्स, तमाम मेंटेनेंस डॉलर में होती है। आप कैसे सोच सकते हैं कि रुपए में देंगे? रुपए आपका आज 100 रुपये, खान साहब की हुकूमत आई थी 100 रुपये का था, आज 150 रुपये का है। तो कौन आपसे सौदा करेगा? ये तो मजाक कर रहे हैं। आपके समुद्री जहाज़ लाइफ स्टॉक को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान ऐसा क्या करे कि लाइफ स्टॉक मुनाफा बख्श इंडस्ट्री बन जाए? जानवरों की तिजारत नबियों का पेशा रहा है और हम लोगों को बड़ी बेसिक सी चीज़ है। इंडिया जो है तो 3rd लार्जेस्ट मीट एक्सपोर्टर है। पड़ोस में हम रह के कुछ नहीं कर सकते। और ऑस्ट्रेलिया में जब 24 बिलियन वो एनुअली इस चीज़ से लाइफ स्टॉक एक्सपोर्ट से और द मीट इंडस्ट्री से कमा सकते हैं। ये हलाल इंडस्ट्री है बिल्कुल। और इसमें आप ये देखें कि सऊदी अरब की रिक्वायरमेंट तकरीबन 10 मिलियन शीप पर ईयर है। 10 मिलियन शीप। पाकिस्तान को जो ज़र मुबादला के लिए जो हमें IMF का लोन अदा करने के लिए सी फेयरर्स की सैलरीज और ये लाइफ स्टॉक एक्सपोर्ट, हमें किसी के आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये क्या करें हम? इसमें 3 मेजर स्टेक होल्डर्स होते हैं कि एक तो जो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास
गवर्नमेंट लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे लोग तैयार हैं काम करने के लिए। मिडल ईस्ट में और सऊदी अरब में ख़रीदार मौजूद हैं। अब तो सिर्फ पाकिस्तान को ज़मीन देनी है और तीनों आदमियों को साथ बैठाना है। लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ में इनिशिएटिव कौन ले? जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैं समझता हूँ खान साहब ने इस चीज़ को अपने स्पीचेज़ में भी मेंशन किया है, वन विंडो ऑपरेशन पाकिस्तान में अभी तक नहीं है। शिपिंग इंडस्ट्री का भी हम प्रपोजल लेके गए हैं, 1 साल से हम जा रहे हैं आ रहे हैं, सो फार देयर इज़ नो प्रोग्रेस। शिपिंग पॉलिसी बन रही है, उसमें शिपिंग स्टेक होल्डर्स को नहीं इन्वॉल्व किया जा रहा है, जो बाहर से लोग जो हैं जिनकी एक्सपर्टीज़ मौजूद हैं, जो इस सिलसिले में बरसों का तजुर्बा रखते हैं। जो लोग इन्वॉल्व हैं वो अनफॉर्चुनेटली उनके पास शिपिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कॉन्फ्रेंस में कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग की। सिंगापुर के बानी और रिफॉर्मर ली क्वान यू की किताब का तोहफा पेश किया। आप नगर नगर घूमे, दुनिया भर में घूमे, कौन सा मुल्क, कौन सा शहर सबसे अच्छा लगा? दुनिया में सारे मुल्कों में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत दिखाई है और ख़ूबसूरती, और उसके लिहाज से हर जगह में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जब भी जाना होता है और देखते हैं तो उसमें एक नई खूबसूरती महसूस होती है। पाकिस्तान में भी बहुत सी खूबसूरत जगह हैं, लेकिन सिंगापुर में जो इन्होंने कुछ ना होने के बाद इस मुल्क को ऐसा बना दिया कि दुनिया में एक मिसाल है, सफाई के लिहाज से, सेफ्टी के लिहाज से। हर मुल्क का अपना हुस्न है, पाकिस्तान में भी हुस्न की फरावानी है, सिंगापुर के लोगों का अपना हुस्न होगा। आपको कहाँ का हुस्न पसंद है और हुस्न में क्या चीज़ पसंद है? एक तो आप नेचर की ब्यूटी है, वो अपनी जगह है। मैं इंसानी हुस्न की बात कर रहा हूँ। अच्छा इंसानी हुस्न भी, जो क्योंकि हमारी परवरिश पाकिस्तान में हुई तो निस्वानियत भी पाकिस्तान की ही अच्छी लगती है। हुस्न में ख़ास तौर पर क्या चीज़ पसंद है? नाक पतली हो, आंखें बड़ी हो, गर्दन लंबी हो, वो सब चीज़ें आती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जब उसमें मिजाज और बर्ताव सब मिला के देखें तो वो सबसे अच्छा होता है, जो सब चीज़ में तनासुब हो। मैं आपसे इंसानी हुस्न की तारीफ़ अगर करने के लिए बैठूं तो मुझे अपनी बेगम से ज़्यादा इस दुनिया में कोई भी प्यारी और अच्छी औरत नज़र नहीं आती। बाद में घर भी तो जाना है। कौन से ऐसे जायके या खाने हैं जो अभी तक नहीं भूले? भज्जे के पाए, साबरी की निहारी। रिवर वॉक रेस्टोरेंट में ग्लोबल रेडियंस ग्रुप के सालाना अवार्ड की तकरीब का एहतमाम किया गया। कई जहाजरान और समुद्री जहाज़ों के मालिक भी तकरीब में मौजूद थे। नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले स्टाफ को अवार्ड दिए गए। Thankful to everyone. 2019 was a challenging year due to various reasons, and without the support of our team and also our clients, we wouldn't have achieved what we are today. स्टाफ के हमरा खाना खाया,
ग्रुप फोटो भी बनवाई। शाम के वक्त घर आए। बहुत केयरिंग है, हर एक का बहुत ख्याल रखते हैं और सबका ही रखते हैं, एवरीवन, घर में, घर से बाहर भी। वतन से दूर सिंगापुर में, जहां बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी भी नहीं है, आप कैसे एडजस्ट हुए? सोशल लाइफ अब तो सिंगापुर में काफ़ी हो गई है, बहुत फ्रेंड्स हैं। ऑफ कोर्स टाइम लगता है, आप जब भी नई जगह मूव करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन उसमें यही है कि आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंड्स बने, डिफरेंट बच्चे थे, बच्चों के साथ, फिर ज़ाहिर है इनकी एजुकेशन, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम लोग सेटल हुए। ज़्यादातर टाइम जो हम लोगों का स्पेंड होता है वो फैमिली में होता है, घर पे बच्चों के साथ, पढ़ाई में, फिर हम लोग दोनों के अपने प्रोफेशंस, हमारे अच्छे खासे फ्रेंड्स भी हैं, तो वीकेंड्स उसमें हो जाते हैं, कोई आ गया, कहीं चले गए। बाकी ये कि यहाँ सिंगापुर तो टूरिस्ट प्लेस है, तो घूमना फिरना हो तो उसके लिए भी बहुत जगहें हैं, उसकी तो कोई कमी नहीं है। आम तौर पर मियाँ बीवी में एक लीडिंग और एक सपोर्टिंग रोल होता है, मगर आप दोनों के लीडिंग रोल रहे, ये शिपिंग कंपनी के मालिक बन गए, आप एक लेडी डॉक्टर से एक शोबे की सरबराह बन गए, ये कैसे मुमकिन हुआ? आई थिंक म्यूचुअल सपोर्ट से बनी है बात, कि एक दूसरे को समझना और साथ में ये कि नीड्स को समझना कि क्या ज़रूरत है आगे पढ़ने की। पोजीशन क्या है यहाँ पर सिंगापुर में? मैं बेसिकली इस वक्त तो हेड ऑफ मेडिसिन हूँ एक हॉस्पिटल में, तो इट्स अ लीडरशिप रोल के हाँ पूरे डिपार्टमेंट रन करना है। साथ में मेरी अपनी पर्सनल जो स्पेशलिटी है वो रूमेटोलॉजी है, तो आई एम अ रूमेटोलॉजिस्ट। हम लोगों की स्पेशलिटी डील करती है आर्थराइटिस, जॉइंट डिजीज़ेज़, इम्यून सिस्टम डिजीज़ेज़ वगैरह से। इनकी खामियां भी दो चार बताएं, हम तो तारीफें सुन सुन के थक गए। नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल आराम नहीं करते। काम काम और सिर्फ काम जो होता है ना, वो जो कायदे आज़म का वो कॉल था, वो अगर कहीं आपको देखना है तो इन पे देख लें। आप अपनी बेगम की कोई खूबी बताएं, खामी बताएं। लड़ाई किन बातों पर होती है? अल्हम्दुलिल्लाह लड़ाई नहीं होती, पीस में है, मतलब समटाइम्स डिसएग्रीमेंट, लेकिन हर चीज़ अल्लाह का शुक्र है क्योंकि एक दूसरे को समझते हैं और प्रोफेशंस को भी समझते हैं, घर की ज़रूरियात को भी, बच्चों की ज़रूरियात को भी समझते हैं। तो हमेशा हमने उन चीज़ों को, फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी दी। एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना, एक दूसरे को समझना, उनको सपोर्ट करना, उसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें, और इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो आपने सुना होगा कॉल के, देयर इज़ ऑलवेज वुमेन बिहाइंड सक्सेस ऑफ एवरी मैन, तो शी इज़ डेफिनेटली गेट द क्रेडिट। तो लड़ाई किस बात पर होती है? बस करे सो जाए। मुझे लगता है कि मुझे 3 बच्चों को वो करना पड़ता है, मॉनिटर के कौन आराम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, सभी काम करते रहते हैं। इनको भी बच्चे की तरह ट्रीट करती है? नहीं, जब ये सोते नहीं है तो फिर ज़रा नेक करना पड़ता है, वरना तो। वालिद साहब कितने सख्त हैं और आपके साथ इनका रवैया कैसा होता है? नहीं, अब्बू इतने सख्त नहीं है। वैसे मतलब पूरी दुनिया कहे कि सख्त है, लेकिन हम दोनों के लिए तो मतलब बहुत बहुत लाड करते हैं। अगर तबीयत ख़राब हो तो दिन में 3 दफ़ा फ़ोन करके पूछेंगे, कोई और टाइम ना हो लेकिन फ़ोन करके कम से कम ये पूछ लेंगे कि अब तबीयत कैसी है। तो बहुत बहुत लाड करते हैं। आपके भाई क्या पढ़ रहे हैं और आप सिंगापुर में यहाँ कहाँ पढ़ती हैं? मैं और भाई दोनों यूनिवर्सिटी में। भाई पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है, वो कैम्ब्रिज में है, यूके में। और आप? मैं सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी में। आप क्या पढ़ रही हैं? मेडिसिन। जब ये अच्छे मूड में हो तो आप इन्हें क्या समझाती हैं? वही है जो अम्मी ने कहा है कि थोड़ा सा आराम भी कर लिया करें। मेरे लिए तो खैर ही इज़ अ वंडरफुल कॉम्बो। बाप आफ्टर फादर्स डेथ, उसके बाद फिर एल्डर ब्रदर एंड अ फ्रेंड। सारे इस वक्त माशाल्लाह एक बड़ा बिजनेस ग्रुप है, लेकिन इस बिज़नेस ग्रुप की सारी फ़िलासफ़ी जो है या क्रॉस कटिंग थीम जो है इस बिज़नेस ग्रुप की, वो ह्यूमैनिटी है। कोई भी बिज़नेस सीख करने के लिए जाते हैं तो उसके अंदर ये इंटेंशन नहीं होता कि ओके दिस बिज़नेस विल गिव दिस काइंड ऑफ डिविडेंड या इतना इससे प्रॉफिट या ये होता है कि इससे इतने पाकिस्तानियों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। एक बिज़नेस के लिए जो है वो काफ़ी अरसे से जो है वो एफर्ट कर रहे थे, करते करते एक स्टेज आई, मैंने कहा कि अब भाई इसमें अब जब इतना कोई मार्जिन ही रहा है, कुछ नहीं है, इतने अरसे से आप इसको एफर्ट कर रहे हैं, बार बार ट्रैवल कर रहे हैं, तो छोड़ दें फिर अब इसको। कहने लगे नहीं तुम यार, इसके अंदर
इनके पास 60 एफ्रामैक्स है, अगर ये बिजनेस मिल गया तो 120 कैडेट्स को जॉब मिल जाएगी। सो दैट वाज द मोटिवेशन, और थ्रू आउट इसी मोटिवेशन से, जब से मैं साथ एसोसिएटेड हूँ, हर चीज़ इसी मोटिवेशन से जो है तो रूल होती है कंपनी में। सिंगापुर में जहाज रानों की तरबियत के अदारे वेवलिंक मैरीटाइम इंस्टीट्यूट पहुंचे। अब्दुल लतीफ सिद्दीकी अदारे में तरबियत लेने वाले मुस्लिम जहाज रानों को वजीफा दिया करेंगे। नेविगेशन ब्रिज स्टिमुलेटर पर बैरी जहाज को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। 3D मोशंस के जरिए बैरी जहाज का रुख मोड़ना, बारिश और तूफान में जहाज को कंट्रोल करना भी सिखाया जाता है। स्टिमुलेटर इतना जदीद है कि ऐसा महसूस हो रहा था कि हम असली बैरी जहाज में ही सवार हैं। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के साथ बाहमी तावन और माली इमदाद का MOU साइन किया। मौसम अच्छा था, इसलिए रात के वक्त पूल साइड पर इशाइये का एहतमाम किया गया। पाकिस्तानी गुलकार जुबैर इलियास और भारतीय गुलकारा हमीना शाह के गानों ने समा बांध दिया। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चांद भी चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। इशाइये में उनके दोस्त अहबाब और सिंगापुर की मशहूर पाकिस्तानी शख्सियात ने शिरकत की। देसी खानों की बेहतरीन वैरायटी से तवाज़ो की गई। पाकिस्तान से जब बतौर तालिब इल्म सिंगापुर पढ़ने के लिए आए तो कितने पैसे लेकर आए? शुरू के दिन तो मुश्किल में ही गुजरे होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस वक्त मैं पाकिस्तान से यहाँ पे आया था 1989 में, उस वक्त $2000 साथ लेके आया था बहैसियत स्टूडेंट। उस ज़माने में रहने के लिए एकोमोडेशन जो थी वो जितनी आज महंगी है उतनी नहीं थी, लेकिन उस वक्त भी हमारे एज ए स्टूडेंट तो महंगी थी। मैंने एक ज़माने में एक बेड $5 पर डे पे मिलते थे, तो मैं इस $5 पर डे पे रहता था। अपना $2000 को इस तरीके से वर्कआउट किया था कि 6 महीने जो मुझे अपना कोर्स करना है, अपने एग्ज़ाम्स करने हैं, वो तमाम चीज़ें उसमें मुकम्मल हो जाएं, और अल्लाह का शुक्र है कि तमाम काम अपने खैर खूबी से अंजाम पाए। इतने कम पैसों में खाते पीते क्या थे? क्या फाके जो हैं वो बर्दाश्त करने पड़ते थे? अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी नौबत नहीं आई, और जो भी पैसे थे उसको इस तरीके से वर्कआउट किया था कि अपना 3 वक्त का खाना भी था आराम से, और उसमें ख़ास तौर से पैसे बचा के हर हफ्ते वालिदैन को फ़ोन ज़रूरी था। वो काम में मैंने कभी कंजूसी नहीं की। सिंगापुर के नाकदीन कहते हैं
कि यहाँ पर तरक्की की असल वजह कम आबादी और कंट्रोल डेमोक्रेसी है। क्या वाकई ऐसा है? मैं इस चीज़ से पूरी तरह मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। असल में यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लीडरशिप, और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे फॉलोअर हैं। पाकिस्तान में सभी लीडर हैं, फॉलोअर्स नहीं हैं। और जो भी वहाँ पे रूल्स की रिस्पेक्ट नहीं है, रूल्स बनाते हैं तोड़ने के लिए, रूल्स फॉलो करने के लिए कोई नहीं बनाता। तो अगर हम, और दूसरी एक और बहुत अहम चीज़ ये है कि हमारे लिटरेसी, हमारा तालीम बहुत कम है। उसकी वजह से जो मेजॉरिटी आबादी है वो उन चीज़ों को, जो तालीम के फ़ायदे और ये तरक्की से महरूम रह जाते हैं। आपने सिंगापुर की तरक्की का बगौर और करीब से मुशाहिदा किया। पाकिस्तान ऐसा क्या करे कि हमारे यहाँ भी तेज़ तरीन तरक्की हो? यह आपका बहुत अच्छा सवाल है। सिंगापुर दुनिया के लिए एक एग्ज़ाम्पल है। यहाँ पे दुनिया के मज़हब, दुनिया के रंग और नस्ल के लोग, मुख्तलिफ़ कल्चर, सब चीज़ें, हर जगह चीज़ मौजूद है। उसके बाद भी अमन व अमान है, हर एक खुशी और मोहब्बत से रहता है। हमारे यहाँ इसी चीज़ को अगर छोटे मॉडल पे शहरों को में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करें तो उसमें यकीनन तरक्की हो सकती है। लेकिन सिंसियरिटी की ज़रूरत है, और जो भी काम करें उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, 100% ऑनेस्टी हो। यहाँ करप्शन नहीं है? करप्शन हमने नहीं देखी, हमारी नज़र से नहीं गुजरी। और यहाँ पे आम, जैसे हमारे यहाँ एक कांस्टेबल और सिपाही जो मजबूर होता है, मैं ये नहीं कहता कि वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, यहाँ पे कभी पुलिस के लेवल पे और कहीं हम लोगों को कभी वास्ता नहीं पड़ा। अगर ऐसा होता तो आप ये देख लें कि जैसे मैं यहाँ पे आया था जब कुछ भी नहीं था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ अल्लाह ताला ने दिया है वो सिर्फ यही है कि मेहनत और अल्लाह के करम की वजह से अल्लाह ताला ने नवाजा है। और इसी तरीके से आप देख लें, मेरी वाइफ का है, वो उनकी तो डिग्री भी रिकॉग्नाइज नहीं थी यहाँ पे, और उनको उन्होंने मौका दिया, और आज माशाल्लाह वेयर शी इज़ हेडिंग हॉस्पिटल बिग डिपार्टमेंट एज ए चीफ ऑफ मेडिसिन। बच्चों ने माशाल्लाह यहाँ पोजीशंस ली। तो यहाँ पे ना कोई रंग, नस्ल, कोई डोमिसाइल, यहाँ पे सिर्फ मेरिट सारे काम होते हैं।